हेलो फ्रेंड। हमारा आज का टॉपिक है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का क्या योगदान था। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ा था कांग्रेस का स्थापना किस प्रकार से हुआ, यानी कि कब हुआ, और कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीक़े से पढ़ लिए। अगर वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो जो कांग्रेस का योगदान था इसको 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहते हैं, द्वितीय चरण को उग्रवादी और तृतीय चरण को गांधीवादी चरण कहते हैं। तो हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं कि देखते हैं कि आखिर उदारवादी चरण कब हुआ, उग्रवादी चरण कब हुआ और गांधीवादी चरण कब हुआ। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, हम लोग पढ़े थे कि आखिर जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, 12 बजे दिन में हुआ था। और किस कॉलेज में हुआ था, तो उस कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि मुंबई में है। ये हम लोग देख चुके हैं ये सब। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि उदारवादी चरण कब से कब तक रहा, उग्रवादी चरण कब से कब तक रहा और गांधीवादी चरण कब से कब तक रहा। क्योंकि हम लोग देखें कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, 12 बजे दिन में हुआ था। तो जो प्रथम चरण होगा वो तो 1885 से शुरू होगा। तो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक के इस टाइम के जो नेता लोग थे, नेता के आधार पर बांटा गया है। इस टाइम के जो नेता लोग थे और वो जो काम किए थे उस प्रकार उस चरण को कहा जाता है उदारवादी चरण। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। और 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक के इसमें जो नेता लोग काम किए उसमें कहा जाता है उग्रवादी चरण। और तृतीय चरण जो हमारा हो गया गांधीवादी चरण, जो लेकर के 1919 से लेकर के हमारी आज़ादी तक, यानी कि 1947 ईस्वी तक। तो हम लोग उदारवादी चरण पढ़ेंगे इसको। तो कहने का मतलब हो गया कि 1885 से लेकर के 1950 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के गतिविधियों को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप लोग कि 1885 से 1905 ईस्वी तक के कांग्रेस जो भी गतिविधि किए, कुछ भी किए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, अगर कुछ भी किए कांग्रेस, तो उस गतिविधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। इतना से इतना डेट को 1885 से 1905 ईस्वी तक के जो कुछ भी हुआ इसमें, और इसमें जो मतलब कि जो नेता थे वो कौन नेता थे? उदारवादी नेता थे। जो उदारवादी नेता थे इन्हीं का वर्चस्व था। तो इस उदारवादी नेता में प्रमुख थे हमारे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो धज्जियाँ उड़ा दिए थे आर्थिक नीति पे जब वहाँ भाषण देने लगे तो अंग्रेज़ के। बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सब जो थे प्रमुख थे। और नेता थे बट जिनसे सवाल आता है वो ये थे, और प्रमुख भी यही थे। चूँकि जो उदारवादी नेता थे, यानी उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही देश को आज़ाद करा सकते हैं। ये कहते थे कि मारपीट करके, ये सब करके हम देश को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ के पास संसाधन अधिक है, संचार अधिक है, हर तरह से वो हमसे ज़्यादा है। तो इन लोग का मानना था यही कि हम लोग आज़ादी कैसे करा सकते हैं? संवैधानिक तरीक़ा से, यानी शांति तरीक़ा से, कानूनी रूप से। फिर क्या हुआ? इन लोग का ये मानना था, इसलिए इन लोग कहा गया कि उदारवादी चरण, उदार लोग थे ये। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस का स्थापना हुआ तो भारत की आज़ादी के लिए हुआ और छोटे पैमाने पर हुआ। मगर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका लोकप्रियता, इसका पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और जा कर के 28 दिसंबर को अब हर एक साल, जैसे कि 1885 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ था, तो 1885, 86, 87, 88, 89 इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ता गया, इनका पॉपुलैरिटी बढ़ता गया। हर एक साल ये अधिवेशन करते गए अलग अलग जगह पर ही। तो जा करके फिर वो हर एक मतलब कि प्रति वर्ष 28 दिसंबर को देश की विभिन्न जगहों पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता था। अब कहाँ कहाँ कौन सा आयोजन कब हुआ इसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए, कहा जाता है कि जैसे देखिए 1885 में कहाँ हुआ, ये तो स्थापना ही हुआ था उस टाइम। 1885 में मुंबई में हुआ और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी।
पढ़े थे हम लोग जब कांग्रेस की स्थापना पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि डब्ल्यू सी बनर्जी पहला कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उस टाइम का महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम था। तो क्योंकि A.O. ह्यूम जो थे ना, इसको लगभग 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक मतलब कि कहा कि नहीं आप इतना कुछ किए हैं, चूँकि आप ही जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक हैं, पिता हैं, तो इनको इतना दिन के लिए, इतना साल के लिए महासचिव का पद दे दिया गया। चलिए ये अलग की बात है, पिछली वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग का मेन रूप से मुख्य टॉपिक ये है कि इसको हमको समझना है कि मतलब कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ। जैसे हर एक साल पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, हर एक साल अधिवेशन कर रहा। स्टार्टिंग में 72 लोग ही था, तो इसमें कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ, कौन जगह पर हुआ, उसमें कितना सदस्य था, अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो 1885 में मुंबई में हुआ, 72 लोग था, अध्यक्ष WC बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसमें सदस्यों की संख्या जो था 434, 484, इस तरह से याद रखिएगा 434। स्टार्टिंग में 72 था, ये याद रहता है 434। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ, चेन्नई में, जिसमें सदस्यों की संख्या था 607, 67, इस प्रकार से याद रखिए 607, 67 याद रह जाएगा 607। उसमें अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर जाकर के 1800, देखिए देख रहे हैं ना, हर साल होते जा रहा है। और देखिए संख्या, देखिए क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, संख्या बढ़ते जा रहा है। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, उसमें सदस्यों की संख्या 1248, फेमस डेट है ये 1248, तो उसमें 1248 हुआ था। अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। और 1889 में कहाँ हुआ था? फिर से लास्ट में मुंबई में हुआ, और इसमें सदस्यों की संख्या भी देखिए 1889 ही है। इसमें अध्यक्ष कौन बना था? विलियम बेडर बर्न। तो इससे क्या, इससे साबित होता है कि नहीं कि कांग्रेस की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो कांग्रेस, अब बताइए, आप लोग देखते होंगे कि कोई लोग जब बढ़ता है तो उसको रुकावट में बहुत चीज़ आने लगता है, हर कोई रुकावट करने लगता है उसको। तो वही हुआ कांग्रेस के साथ भी। जब कांग्रेस का जब लोकप्रियता बढ़ने लगा तो अंग्रेज सरकार जो थी वो कांग्रेस की आलोचना करने लगी। लॉर्ड डफरिन जो थे वो कांग्रेस के नेता को, जो भी कांग्रेस के नेता होते थे, कहते थे बेवफा बाबू है, ये राजद्रोही है, हिंसक है, खलनायक है, ऐसा कहता था ये लॉर्ड डफरिन। और तो और इतना कहने के बाद ही ये तो करवे किया, उसके साथ ही क्या किया कि एक अंग्रेजी अखबार चलता था उस टाइम, उसमें ये बताया कि जो कांग्रेस है वो राजद्रोह का कारखाना है। बताइए, हम लोग अपने भूमि में रह रहे हैं, वो मेरा भूमि पर आकर रह रहा है, उसके बावजूद हमको कह रहा है कि बेवफा बाबू है। क्या कहता था? तो उसको लगता था यार छोटा मोटा चीज़ है, देखो बोला है भी, लॉर्ड डफरिन हंसी भी उड़ाया। इससे सवाल बन जाता है किसने हंसी उड़ाई थी, किसने कहा था कि जो कांग्रेस जो है जनता का एक सूक्ष्म भाग है, और हंसी भी उड़ाया था, सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि है, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने ही। लॉर्ड डफरिन ही बेवफा बाबू बोला, और वही हिंसक, खलनायक, राजद्रोही कहा। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया और हंसी उड़ाई। सवाल बन जाता है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम दीजिएगा तो सवाल बनेगा। फिर हम लोग देखें 1888 में कहाँ हुआ अधिवेशन? इलाहाबाद में। 1800 याद रखिएगा अधिवेशन 1885 में स्थापना ही हुआ था मुंबई में, फिर कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी बन गए। 87 मद्रास में आ गया, तो मद्रास में उस टाइम बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो मद्रास में अध्यक्ष ये संभाले। और जब 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ तो उसमें सदस्य संख्या कितना था? 1248, और जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे। इसको तो हम लोग देखें। तो जब ये इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था ना, तो जो अंग्रेज लोग था, अंग्रेज का सरकार, यहाँ पर सिर्फ सरकार लिख दिए हैं, है ना, सरकार मतलब उस टाइम का सरकार, खूब अड़ंगा डाला। क्या किया कि कांग्रेस के विरुद्ध में मुस्लिम को खड़ा कर दिया, एक राजा खड़ा कर दिया। एक मुस्लिम था जिनका नाम था सैयद अहमद खां, इनको कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर दिया। फिर एक राजा था बनारस के, जिसका नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया कि तुम कांग्रेस का विरोध करो। मगर ऐसे थोड़ी ना काम चलता, कांग्रेस तो पॉपुलर हो रही थी अब। तो क्या हुआ, और भी जो मतलब कि ये क्या बता रहे हैं अंग्रेज, देखिए कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कई लोगों को अंग्रेजों ने आगे लाने का काम किया। अभी बताएं कि मुस्लिम को आगे ला रहा है, देखिए राजा एक वहाँ का बनारस के राजा है, उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा है।
और ये बताया कि जो कांग्रेस, हम लोग पढ़े थे कि कांग्रेस को बताया कि हिंदू की संस्था है, तो और क्या हुआ, अब वही यहाँ पर फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग रहने की भी सलाह दी। कहा अरे यार तुम कांग्रेस से अलग रहो, कहाँ कांग्रेस में रहता है तुम, है ना। तो इसके लेकर के जो इस सर सैयद अहमद खां थे, इसके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुए ही और एक स्थापना की एसोसिएशन, इसका नाम था एंग्लो मुस्लिम एसोसिएशन बनाया, विरोध में ही। अब फिर यहाँ पर हिंदू में किसको किए विरोध में, शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो इस प्रकार से, इस बात से बताइए कोई इतना विरोध कर रहा है तो क्या पता चलेगा हमको कि अब सरकार का अब लग गया है ना, कि अब इसका यही काम रह गया है कि अब हमको अड़ंगे डालेगा, विरोध है करेगा। अब मेन काम इसका यही हो गया, अब सरकार की नीति कांग्रेस का विरोध करना हो गया। लेकिन कांग्रेस क्या हुआ, कांग्रेस जो था वो जनता का प्रतिनिधि नहीं बल्कि मध्यम वर्ग की एक प्रमुख संस्था बन गए थे। अब थोड़ी ना कांग्रेस जो था अब कि जनता का एक प्रतिनिधि रह गया, अब धीरे धीरे वो प्रमुख संस्था बनते जा रही थी ना कांग्रेस। अंग्रेज को तो बाट लगना ही था, वो तो विद्रोह करेगा ही, वो तो अथी करेगा ही कि नहीं अब इसमें ये हो प्रॉब्लम हो, विरोध तो करेगा ही वो। तो बात आप लोग समझ रहे हैं ना। कांग्रेस क्या हुआ, अब सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधि नहीं रहा बल्कि एक मध्यम वर्ग की प्रमुख संस्था बन गई थी वो। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर जो उदारवादी नेता आए तो क्या क्या उपलब्धियां हुआ, क्या हुआ, इन लोग कैसे काम करते थे, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, उदारवादी नेता जो थे वो कहते थे अंग्रेजों एवं अंग्रेजी शासन में निष्ठा व्यक्त करते हुए अपनी मांग को रखते थे। यानी कि उनको आदर भाव से, ना कि क्रूरता से, आदर भाव से, निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से, प्रार्थना पत्र देते थे, एक प्रकार से हाथ जोड़ के प्रतिवेदन करते थे। इसका मतलब यह प्रार्थना ही हो गया एक प्रकार से, अपना मांग को मांगना बहुत विनम्रता से। शिष्टमंडल हो गया, कि शिष्टमंडल कहने का मतलब हो गया कि ग्रुप में कोई भी अपना मांग रखने के लिए ग्रुप में गया और मांग रखा अपना, तो इस शिष्टमंडल इस सब के द्वारा में अपना मांग रखते थे वहाँ पर। मगर अंग्रेज जल्दी सुनता नहीं था, कितना नंबर पे पत्र ही नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ऐसे करता था। तो इन लोगों का जो मांग था ये था कि पहला नंबर राजनीतिक मांग था कि विधान परिषद में सीटों को बढ़ाया जाए। विधान परिषद जो होता है हमारा, कि इसमें सीट को बढ़ाया जाए, सीट थोड़ा कम है। प्रशासनिक मांग हुआ कि पहले जो परीक्षा होता था सिविल सेवा का, वो सिर्फ इंग्लैंड में भी होता था, सिर्फ इंग्लैंड में होता था। तो कहा गया कि नहीं, अभी जो सिविल सेवा का परीक्षा है वो कहाँ कराया जाए, अब भारत में भी कराया जाए। और ही साथ आईसीएस के लिए उम्र भी बढ़ाने की मांग किया गया कि नहीं, आईसीएस के लिए उम्र बढ़ाया जाए। आईसीएस कहने का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। क्या होता है, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस होता है आईसीएस कहने का मतलब। तो क्या हुआ, हाँ, तो क्या हुआ, इस प्रकार से मांग किया गया कि आईसीएस के लिए उम्र बढ़ाया जाए, सिविल सेवा परीक्षा कहाँ कराया जाए, भारत में कराया जाए। और कहा गया, और इनका मांग था, अगला मांग था कि कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया जाए। यानी कि एक में ना रखा जाए दोनों को, दोनों एक में रहेगा तो गलत हो जाएगा ना। अब एक ही में न्याय भी वही करेगा, सज़ा भी वही देगा, दोनों काम एक ही आदमी कर देगा तो क्रूर हो जाएगा। तो कहा कि नहीं, दोनों को अलग कीजिए, आप न्यायपालिका अलग कीजिए, न्याय करने वाला सिस्टम अलग कीजिए और कार्य करने वाला सिस्टम अलग कीजिए। प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद दिया जाए, पहले सिर्फ अंग्रेज को मिलता था उच्च पद का, नहीं भारतीयों को भी मिला जाए। और प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए। प्रेस की स्वतंत्रता नहीं था पहले, अंग्रेज बड़ी मारते थे पहले कुछ भी छाप दिए तो इसमें वो लोग मांगे कि नहीं, हमको स्वतंत्रता चाहिए प्रेस का, इतना मांग किए तो झुका अंग्रेज लोग। देखिए, ये तो दूसरा मांग हम लोग पढ़ लिए। दूसरा मांग हमारा था प्रशासनिक मांग। तीसरा मांग था इन लोग का आर्थिक मांग। आर्थिक मांग, ये कहा जाता है कि उदारवादियों की सबसे बड़ी सफलता उनकी आर्थिक मांगों में थी। कहने का मतलब हो गया, आर्थिक मांग एक प्रकार से था, कहने का मतलब हो गया यही कि उन लोग उसमें सफल हुए एक प्रकार से आर्थिक मांग में। अंग्रेज को बात कुछ कुछ मानना पड़ा, क्योंकि
ये लोग भी जो थे उदारवादी नेता, वो अंग्रेज़ों की कस करके आलोचना, पूरा जम के आलोचना की। किसके लिए? आर्थिक नीति के लिए। आर्थिक कमज़ोर कर दिया ना अंग्रेज़ हम लोग को। इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या हुआ, इसने सिद्धांत दिए, धन का निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले यही दिए थे दादा भाई नौरोजी ने, धन का निष्कासन का। यानी कि भारतीय धर्म के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। इसमें बुक का नाम क्या था उसमें, जिसमें सिद्धांत दिए थे ये नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साफ साफ लिखा हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीय धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। भारतीय धर्म के निष्कासन का सिद्धांत, हाँ वही दोबारा लिखा गया। चलिए, हाँ, और क्या हुआ, जब बजट पे चर्चा होने लगा तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो जो अंग्रेज़ की आर्थिक नीति थी पकड़ कर धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया, जिसके कारण लोग, जो जनता थी, वो और अच्छे से जान गए, एकदम जागरूक हो गई कि अंग्रेज़ हमको किस तरह से लूट रहा है। और मगर क्या हुआ था कि उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेताओं ने इंग्लैंड में भी अंग्रेज़ों के गलत नीतियों का प्रचार किया। कुछ कुछ उदारवादी नेता इंग्लैंड भी गए और जा कर के वहाँ भी प्रचार प्रसार किए कि ये लोग देखिए इस प्रकार से करते हैं इंडिया में, इस प्रकार से वहाँ भी आलोचना करने लगे, वहाँ प्रचार करने लगे उनके गलत नीति कि देखिए इन लोग का नीति ऐसा है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कर दी है। दादा भाई नौरोजी कहाँ गए? 1887 ईस्वी में। किसका स्थापना? भारतीय सुधार समिति की स्थापना। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट को दादा भाई नौरोजी ने किए। और 1888 ईस्वी में 87 में तो किए भारतीय सुधार समिति इंग्लैंड में जा कर के, सोचिए वहाँ बताने लगा सबको कि देखिए इन लोग ऐसे ऐसे करता है। 1888 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश समिति की स्थापना की। ब्रिटिश समिति ने इंडिया नाम के मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तब जा कर के पहले नंबर तो भारतीय सुधार समिति का स्थापना किए, और 1888 ईस्वी में मतलब कि विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश समिति का स्थापना किए। एक प्रकार से समिति बनाए ब्रिटिश समिति। और ये जो ब्रिटिश समिति थी, ये एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था इंडिया। भी आई सवाल बनेगा इससे कि इंडिया का पत्रिका का प्रकाशन, मतलब कि प्रकाशन किसने किया था? तो ब्रिटिश समिति ने किया था। कांग्रेस के 1890 ईस्वी में भारतीयों की समस्या के निवारण के लिए प्रतिमंडल इंग्लैंड भेजा। कहने का मतलब है बात यह कि 1890 ईस्वी में भारत से कुछ आदमी गए, प्रतिमंडल गए, कुछ इंग्लैंड भेजे ताकि तुम लोग वहाँ जाओ, कुछ प्रचार प्रसार करो, कुछ इस प्रकार से। भाई आलोचना कर रहा है कि इसको गलत नीति के बारे में। इसमें सूर्यनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी एवं एयू थे। 1899 ईस्वी में कांग्रेस ने बिपिन चंद्र पाल को इंग्लैंड भेजा। 1890 में ये लोग गए, 1899 में कौन गया? बिपिन चंद्र पाल। इन सब प्रयासों से इंग्लैंड में भारतीयों के प्रति कुछ लोगों में सहानुभूति आई। कहने का मतलब, जब इतना प्रयास लोग कर रहा था तो लगा कि नहीं यार कुछ रहम किया जाए, तो फिर कुछ सहानुभूति आई, कुछ रहम हुआ। कुछ उग्रवादियों की मांग से सरकार झुकते हुए, तो अब इतना हो गया था कि सरकार को क्या हुआ, झुकना पड़ा। जा करके 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किए, और इसके द्वारा मतलब कि विधानसभा में क्या क्या हुआ, सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में एवं प्रांतीय विधान परिषद में, समझ रहे हैं ना, केंद्रीय विधान परिषद अप्रांतीय, हाँ समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या हुआ, सीट को बढ़ा दिया गया। मांग था ये ना, राजनीतिक मांग। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इसका देखिए एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, ये एक नोट्स है। तो आप लोग अच्छी तरीक़े से इसको लिख लीजिए, जो भी बात बताया हुआ है इसको एक दो बार पढ़िए, समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में पूछिए हमसे। तो कैसा लगा वीडियो? अब हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, मिलेंगे बंगाल विभाजन के साथ। उसमें हम लोग पूरे बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।